ओके। तो वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। हम लोगों का सीए फाइनल लॉ का सुपर रिविजन सीरीज चल रहा है अभी। उसमें मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मतलब जो मैनेजरियल पर्सनल वाला चैप्टर है उसका पार्ट वन का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब में अवेलेबल करवा दिया था। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर सेक्शन 197 विच टॉप। देखो ये सेक्शन में मैंने ट्रिपल स्टार मार्क किया है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, this section is not applicable to a private company. Only public companies are covered by this section. Section 197 ये RW का मतलब है read with Schedule 5 to Companies Act 2013 which will ये सेक्शन 197 along with Schedule 5 दोनों मिला के हम लोगों को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन बताते हैं। ओके। सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 एडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब ये अपना केस 1 है। दिस इज केस 1 वेयर द कंपनी इज हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स। ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर सबका मिला के एज बिलो। देखो ओवरऑल लिमिट्स, ये जो ओवरऑल लिमिट है सबका मिला के टोटल 11% ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर, ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 198 के हिसाब से। एंड कंपनी कैन एक्सटेंड बियॉन्ड, मतलब कंपनी 11% से ज़्यादा भी प्रॉफिट दे सकता है बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट इज इफ देयर इज वन, देखो फर्स्ट सेक्शन इज ये जो है ये अपना फर्स्ट स्लैब है। उसके बाद क्या चेक करना है, इफ देयर इज any managing director, whole-time director or managing or manager, in that case 5% of net profit in that financial year can be, but this is can be increased by a special resolution। मतलब ये बाहर वाला जो है दिस इज ओवरऑल लिमिट के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अंदर वाला जो भी है इंटरनल लिमिट्स को बढ़ाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। Then remuneration can be paid to all managing director, whole-time director or manager 10% of net profit in the, मतलब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये ना वन के बारे में बात, मतलब इंडिविजुअली कितना पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे पेड टू ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर ये है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर बट कैन बी इंक्रीज बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगेन अंदर वाला लिमिट है स्पेशल रेजोल्यूशन। देन पेएबल टू अदर डायरेक्टर्स, मतलब अदर डायरेक्टर्स मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर छोड़ के जो नॉर्मल डायरेक्टर्स है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों को याद रहेगा इसलिए ऐसा नॉर्मल डायरेक्टर बोल रहा हूँ। नॉर्मल डायरेक्टर बोल के ऐसा कुछ है नहीं। तो नॉर्मल डायरेक्टर्स जो है, इफ देर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ देर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अगर इसका आंसर येस है देन 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बट दिस कैन बी इंक्रीज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड अपना इफ देर इज नो, मतलब इसका आंसर है अगर यस में तो ये करेंगे, अगर नो आंसर आता है मतलब इफ देर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं है, इन दैट केस 3% ऑफ नेट प्रॉफिट बट दिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, चलो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट टू अ बैंक। अभी देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट का बात बोल रहे हैं, where the company has defaulted in payment to a bank, public financial institution, debenture holders, secured creditors, their prior approval is required before shareholders approval। मतलब ये लोगों का अप्रूवल भी चाहिए एडिशनली। above remuneration excludes sitting fees to directors। डायरेक्टर्स का जो सिटिंग फीस होगा, जो ऊपर वाला जो परसेंटेज कैलकुलेशन है उसमें ये एक्सक्लूडेड रहेगा। ओके, दिस इज आवर केस 2। फर्स्ट केस में क्या था, कंपनी के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ तो। एंड द सेकेंड केस इज
इफ देयर इज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट विद द कंपनी, तो कितना हम लोग पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स ए एज पर शेड्यूल 5, देखो तीन यहाँ पे, एक तो इफेक्टिव कैपिटल हम लोगों को देखना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। अभी इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से कितना मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे कर सकते हैं, ये ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है सबको, एंड ये ये वाला पार्ट ये अमेंडेड, मतलब ये अमेंडमेंट आया था, बट आई हैव incorporated all the amendments. Other directors, that is independent director, whole time इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर्स, तो इन लोगों को कितना पे कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये लोगों का बात हो रहा है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर का बात चल रहा है। ओके, सो देखो, फर्स्ट केस इज इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव, मतलब लॉस में, मतलब कैपिटल नेगेटिव है या तो अप टू 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ से बिलो है, मतलब 4.99 तक चल जाएगा। यहाँ पे ऐसा याद रख लो 4.99 lakhs तक चल जाएगा। अगर इफेक्टिव कैपिटल ये रेंज में है देन मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैन बी पेड 60 lakhs एंड अदर डायरेक्टर्स के केस में 12 lakhs। सेकेंड केस इज 5 करोड़ से लेके 100 करोड़। अभी यहाँ पे जो 100 करोड़ है ये 99.99 चल जाएगा, तो सेकेंड केस में 84 lakhs और यहाँ पे 17 lakhs। थर्ड केस इज 100 करोड़ से लेके 250 करोड़। अभी 250 मतलब 249 तक, इतना अगर इफेक्टिव कैपिटल आता है देन 120 lakhs एंड 24 lakhs। देन अगर एक्सीडिंग 20, मतलब 250 करोड़ से भी ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल आता है, इन दैट केस ये जो केस 3 था दैट इज 120 lakhs प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस। ये जो एक्सेस क्या है, एक्सेस ऑब्वियसली इफेक्टिव कैपिटल है ना, ऑफ एक्सेस इफेक्टिव कैपिटल। तो ये केस में देखो यहाँ पे 24 lakhs, मतलब स्टेप 3 में ये क्या होगा, अपना जो स्टेप 3 है उसी के साथ 0.01% ऐड करना होगा, प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस इफेक्टिव कैपिटल। ओके, ये लिमिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एनी एक्सेस रेम्युनरेशन कैन बी पेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब ऊपर ये वाला जो लिमिट है, ये लिमिट से भी ज्यादा कोई कंपनी पे कर सकता है, बट ओनली आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन। देन बी वाले लिमिट्स क्या होते हैं, ऊपर वाला हम लोग ने ये जो लिमिट्स पढ़े ना, लिमिट्स ऑफ ए of schedule 3 and part b of schedule 5, in case managerial person or other director functioning in professional capacity, ये वाला पॉइंट जो है प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई अगर है, in that case such person is not having any interest in the capital of the company holding and subsidiary, मतलब कुछ शेयर होल्डिंग, इस पॉइंट का मतलब क्या है, नो शेयर होल्डिंग। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई भी अपॉइंट, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें दीज आर द कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या है बोला, फर्स्ट इज नो शेयर होल्डिंग इन द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी। सेकेंड पॉइंट इज he is not directly or indirectly related to any director promoter of the company holding subsidiary during 2 financial years before and after appointment. Okay, third point is he possesses graduate level qualification and specialized knowledge as prescribed by the board. ठीक है। Then conditions for payment of remuneration. Payment of remuneration is approved by the board meeting resolution if applicable, then also by
एनआरसी अंडर सेक्शन 178, मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी अगर एप्लीकेबल होता है वो कंपनी को, इफ एप्लीकेबल, तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ एनआरसी का भी चाहिए इफ एप्लीकेबल. इफ एनी डिफॉल्ट टू एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, ऑल्सो देयर अप्रूवल चाहिए एडिशनली. ये अप्रूवल भी चाहिए. थर्ड इज आइटम अबव. देखो ए वाला लिमिट्स जो था, बी वाला लिमिट्स जो था, ए वाला लिमिट्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, बट आइटम बी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन इज मैंडेटरी फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 3 years. मतलब ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहा है ना, दिस विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 3 years, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक का वो रेजोल्यूशन वैलिड रहेगा. यहाँ पे ये ऐसे याद रखो, वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन, ये पॉइंट का यही मतलब निकल के आ रहा है. And fourth point is a statement along with notice for general meeting containing prescribed particulars. मतलब जो जनरल मीटिंग का जो नोटिस रहेगा उसमें कुछ पर्टिकुलर्स भी देना पड़ेगा, राइट? ओके. देन remuneration payable shall be determined as per आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रेजोल्यूशन, अभी रेजोल्यूशन बोले तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एंड थर्ड पॉइंट इज इफ एओए रिक्वायर्स देन स्पेशल रेजोल्यूशन. Okay. Remuneration shall not include any remuneration received in professional capacity if services are of professional nature and in the opinion of nomination remuneration committee or board of directors the person possesses requisite professional qualification. दो बातें, एक तो सर्विसेज आर इन प्रोफेशनल नेचर एंड इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी और बीओडी द पर्सन पोजेसेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन रेमुनरेशन शैल नॉट इंक्लूड एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. देन सिटिंग फीस पेड टू अ डायरेक्टर रिसीव्ड फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग और एनी कमिटी मीटिंग, ठीक है, एंड इट शैल नॉट एक्सीड ₹1 लाख पर मीटिंग. ये 1 लाख पर मीटिंग जो है दिस इज द मैक्सिमम. देन सिटिंग फी पेएबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन दैट पेएबल टू अदर डायरेक्टर्स. मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का बात हो रहा है. देन percentage mentioned in section 197(1) excludes any sitting fees received by a director. ठीक है, मतलब जो 197 वाला जो हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे ना मैक्सिमम रेम्युनरेशन में, दैट एक्सक्लूड्स एनी सिटिंग फीस रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर. ओके, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन द नेक्स्ट थिंग इज मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन. यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस थ्री थिंग्स. मोड्स क्या क्या है रेम्युनरेशन का? एक तो बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट, देन स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी. अभी ये जो नेट प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 198 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद उसको करेंगे. एंड थर्ड थिंग इज पार्टली एज अबव, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, मंथली पेमेंट या तो स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे मंथली प्लस परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दोनों में ही कर सकते हैं पार्टली. तो मोड्स अपना हो गया. देन रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्युनरेशन पेड टू अ डायरेक्टर. इफ अ डायरेक्टर रिसीव्ड अबव लिमिट्स ऑफ 197 और रिसीव्ड विदाउट अप्रूवल. देखो क्या होता है, दो केस है यहाँ पे. एक तो इफ अ डायरेक्टर रिसीव द रेम्युनरेशन above limits mentioned as per section 197 or he has received without approval, ये दोनों केस में तो this is not allowed clearly, this is not permitted ना. अभी परमिटेड नहीं होगा तो उस केस में क्या करना होगा, he shall refund to the company within 2 years.
देखो विद इन 2 years उसको रिफंड कर देना होगा। ही शैल होल्ड सच सम एज अ ट्रस्टी फॉर द कंपनी। ट्रस्टी फॉर द कंपनी मतलब ही शैल नॉट यूज सच मनी। वैसा जो पैसा एक्सेस रिसीव हुआ है यूज नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पड़ा हुआ है तब तक। Waiver is possible within 2 years only with special resolution। जहां पे भी waiver का बात होगा उसमें special resolution चाहिए, but possible only within 2 years if default with bank या तो public financial institution में default है, then their approval is also required before such waiver। Next thing is disclosures in board's report by a listed company। अभी board's report, दिस इज बोर्ड्स रिपोर्ट जो होता है ना, अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में बोर्ड्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। तो उस पर कौन कौन से डिस्क्लोजर देना पड़ता है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन। रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, मतलब एम्प्लॉयज का जो मीडियन रेम्यूनरेशन है उसके साथ डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन उसका रेशियो क्या है। देन डिस्क्लोजर्स अंडर सेक्शन 197। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, CFO, CEO, CS in current financial year, percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year, number of employee on roll of the company जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज होते हैं। देन अफर्मेशन ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर रेम्यूनरेशन पॉलिसी, मतलब जो भी रेम्यूनरेशन है वो रेम्यूनरेशन पॉलिसी के हिसाब दिया जा रहा है। A statement showing top 10 employees with respect to received remuneration not less than 1.02 crore in aggregate, received remuneration in aggregate not less than 8.5 lakhs rupees per month। यहाँ पे टॉप 10 एम्प्लॉयज का डिस्कशन चल रहा है, ये स्पेशल डिस्क्लोजर है। अगर वो सब ने इन एग्रीगेट साल भर में 1.02 करोड़ से ज्यादा रिसीव किया है या तो मंथली 8.5 लाख से ज्यादा रिसीव किया। थर्ड केस इज रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन एग्रीगेट नॉट लेस देन 2% of the equity share of the company, 2% of the equity shares of the company or in excess drawn by managing director, whole-time director, manager himself or along with his spouse or dependent children। ये सारे केस में ये स्पेशल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेयर रिलेटिव ऑफ एनी डायरेक्टर और मैनेजर। तो गाइस ये सारा जो डिस्क्लोजर आपको बोर्ड्स रिपोर्ट में कंपनी को देना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रीमियम पेड विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस फॉर इंडेमनिफिकेशन। ये क्या है? इंश्योरेंस फॉर इंडेमनिफिकेशन, इसका मतलब है लॉस टू द कंपनी ड्यू टू a managerial person। प्रीमियम इज ट्रीटेड एज रेम्यूनरेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट इज प्रीमियम ट्रीटेड, मतलब रेम्यूनरेशन के रेम्यूनरेशन में ये प्रीमियम इंक्लूड होगा? नो। सेकेंड केस इज यस। तो कब इंक्लूड होगा? वेयर द मैनेजरियल पर्सनल प्रूव टू बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, इन दैट केस इंक्लूडेड। देखो जहां पे प्रूफ टू बी गिल्टी वहां पे इंक्लूड करो। वेयर द पर्सन इज नॉट प्रूफ टू बी गिल्टी, वो केस में डू नॉट इंक्लूड। तो ये गया प्रीमियम के बारे में, इंश्योरेंस प्रीमियम। देन द नेक्स्ट थिंग इज इफ देर इज एनी कॉन्ट्रवेंशन इन दिस सेक्शन देन देर इज अ पेनल्टी। अगर डिफॉल्टिंग पर्सन कोई भी मैनेजर या फिर डायरेक्टर है उसके केस में 1 लाख रुपीज, एंड इफ द डिफॉल्ट इज बाय द कंपनी देन 5 लाख रुपीज। अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट में कुछ कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ता है ऑडिटर को, वो सब फिर से देखेंगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 शैल कंटेन, स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात हो रहा है, वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स आर एज पर सेक्शन 197। एक तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा, वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स अंडर सेक्शन 197। सेकेंड थिंग, तीसरा पॉइंट है अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये तीन चीज ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में, राइट।
ओके, देन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस होल सेक्शन 197 इसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 197। ओके, एक तो फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंपनी को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है अगेंस्ट सब्जेक्ट टू 137 एंड 92, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में कुछ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज निधि कंपनी, नो अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड इफ निधि डज नॉट हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, और remuneration payable to all director does not exceed 10% of net profit or rupees 50 lakh, whichever is less। देखो, no approval of company in general meeting required for a निधि company। पॉइंट ए, निधि डज नॉट हैव मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ये तो एक पॉइंट हो गया। और remuneration payable to all the directors does not exceed 10% of net profit or rupees 50 lakh, whichever is lower। Excess can be paid only after special resolution in general meeting। इससे ज्यादा अगर निधि कंपनी को पे करना होगा देन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी देखो, ऊपर हम लोगों ने जो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन का बात बोल रहे थे मैक्सिमम रेम्युनरेशन के केस में, अभी इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने का ये देखो, T1 माइनस T2। अभी T1 क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेना है, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रेटर देन 1 ईयर। देन T1 के बाद T2 दोनों को लेस करना होगा। T2 में आता है इन्वेस्टमेंट्स, accumulated losses, preliminary expenses not written off, share application money, pending allotment। ये सारा चीज को T1 माइनस T2 कर देंगे तो हम लोगों को इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगा एज ऑन द लास्ट डे। ये जितना भी ऊपर आइटम्स है इसको हम लोग को कब लेना होगा? लास्ट डे ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, राइट? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिकॉज आई हैव रिटन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। सो ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है। वी आर ऑलमोस्ट done with the tricky things of this particular chapter। Okay, chalo, then section 199, recovery of managerial remuneration in certain cases। Recovery of managerial remuneration in certain cases, this is our section 199, where a company is required to restate its financial statement for any period। देखो, एक तो restatement of financial statement for any period due to, second point है due to fraud, non compliance with companies act and its rules। third is the company will recover from any past or present managing director, whole time director, manager or CEO who received excess remuneration including ESOPs। यहाँ पे ये दो रीजन है, रीजन 1 एंड रीजन 2। ये दोनों रीजन कोई भी एक, इधर और, अगर ये दोनों रीजन सेटिस्फाई यहाँ पे होते हैं देन द कंपनी कैन रिकवर एनी excess remuneration paid to any present or past managing director, whole time director, manager, CEO who received excess remuneration including ESOPs during the period for which the financial statement are required to be restated, right? मतलब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और नहीं आएगा, ये दोनों कंडीशन एक साथ ही सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? मतलब फ्रॉड या तो नॉन कंप्लायंस के वजह से रीस्टेटमेंट हुआ। अभी रीस्टेटमेंट में मतलब रीस्टेटमेंट करना पड़ा बिकॉज, एंड रीस्टेटमेंट में पता चला कि एक्सेस रेम्युनरेशन पे हो चुका है। इन दैट केस वो रीस्टेटमेंट जितना पीरियड के लिए आपका रीस्टेटमेंट हो रहा है उतना पीरियड का रेम्युनरेशन रिफंड करना पड़ेगा, मतलब रिकवर हो जाएगा, कंपनी कर सकता है। देन देखो यहाँ पे सेक्शन 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट जो था उसका एक इलस्ट्रेशन मैंने दे के रखा है, इसको ये एकदम लास्ट में देखते हैं। तो
यस, उसके पहले ये जो रिस्ट मतलब एग्जाम्पल है इसको लास्ट में करेंगे, उसके पहले अपना जितना भी सेक्शन बचा हुआ है उसको खत्म कर देते हैं, और ज़्यादा है नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 202, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। ये कॉम्पेंसेशन फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन, मतलब कब कॉम्पेंसेशन होगा। तीन केस है, एक तो loss of office, second case is retirement from office, and third case is in connection with such loss or retirement. Then our second thing, यहाँ पे दूसरी बात जो जानने वाला है that is quantum of compensation, मतलब कितना compensation of remaining term, एक तो यहाँ पे याद रखोगे remaining term और compensation for 3 years। अभी ये विच एवर पीरियड इज लोअर, मतलब शॉर्टर पीरियड को लेना होगा उतना ही कॉम्पेंसेशन अलाउड होगा। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते हैं, नो कॉम्पेंसेशन इन बिलो केसेस। कब कब? 5 specific points are there. When director resigns as a result of reconstruction. Second case is director resigns on his own, suo motu. Third case is office is vacated under section 167(1) due to circumstances of vacation। ठीक है, मतलब वो डिस्क्वालिफाइड हो गया एंड सो वैसा कुछ पॉइंट के वजह से 161 सबसेक्शन 1 में वैकेशन हो गया डायरेक्टर का। फोर्थ पॉइंट इज कंपनी इज इन वाइंडिंग अप ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर, ये तो मतलब अलाउड है ही नहीं। एंड फिफ्थ केस इज द डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे डायरेक्टर गिल्टी क्यों हुआ था? बिकॉज वी ऑल नो, मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बोला था, जो डायरेक्टर का जो ऑफिस होता है दैट इज एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर मिसमैनेजमेंट, या तो नेग्लिजेंस with respect to the affairs of the company holding and its subsidiary। ये 5 केस में देर मतलब कंपनी कोई भी कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं दे सकता है। compensation shall be calculated on the basis of the average remuneration earned during 3, देखो, average remuneration earned during 3 preceding financial years where held office for, देखो ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वेयर द डायरेक्टर हेल्ड ऑफिस फॉर लेस देन 3 years एवरेज फॉर सच पीरियड, मतलब अगर 2 साल के लिए डायरेक्टर रहा तो 2 साल का मतलब ये जो 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्राइटेरिया है ना, अगर डायरेक्टर वो एम्प्लॉयमेंट में आके 2 साल ही हुआ है, 3 साल से कम है पूरा पीरियड, इन दैट केस हम लोग 3 साल कहाँ से लाएंगे? तो उतना जो शॉर्टर पीरियड है उसी को लेके एवरेज करके कर देंगे, राइट? ओके, नो कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इफ एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप falling short to repay shareholders capital including premiums if any, if winding up commenced within 12 months from vacation or before vacation। तो इसमें देखो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहला वाला था, नो कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इफ एसेट्स ऑन वाइंडिंग ऑफ फॉलिंग शॉर्ट टू रिपे शेयर होल्डर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम्स इफ एनी, मतलब शेयर होल्डर को ही पैसे मिल नहीं रहे, तो वो केस में आप डायरेक्टर को कैसे दे दोगे, राइट? ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 204, सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर बिग कंपनीज। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब जो सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो कब कब एप्लीकेबल होते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट इज एवरी लिस्टेड कंपनी, दूसरा थिंग इज एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये ऊपर वाला पॉइंट है लिस्टेड का, नीचे वाला पॉइंट है अनलिस्टेड, बट that company should be a public company and not a private company। So this section does not apply to private company। okay, एवरी लिस्टेड कंपनी, तो यहाँ पे दो बातें हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी हो तो एप्लीकेबल हो जाएगा, देन एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जहां पे टर्नओवर इज ग्रेटर देन 250 करोड़, ये एक क्राइटेरिया है, और आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स
इन एक्सेस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो दो चीज याद रखना, 250 करोड़ का टर्नओवर या तो आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स इन एक्सेस ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये सब लिमिट्स कब चेक करना है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? मतलब 31 मार्च ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट डेट कौन सा होता है? 31 मार्च, उसी दिन का चेक करना है, ईयर एंड का। ठीक है। देन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, अभी सीएस का जो ऑडिट रिपोर्ट होगा उसमें क्या होगा? अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन फॉर्म नंबर MR3 टू बी एनेक्स्ड टू बोर्ड्स रिपोर्ट। ये जो सीएस, देखो यहाँ पे एक चीज है, कंपनी सेक्रेटरी जो रिपोर्ट देगा, अभी रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे नीड टू इनकॉर्पोरेट इन 134 सबसेक्शन 3 बोर्ड्स रिपोर्ट। तो बोर्ड्स रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 134(3). द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल एक्सप्लेन इन फुल एनी, देखो ये जो बोर्ड्स रिपोर्ट है इसमें इंक्लूड क्या क्या करना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन रिमार्क्स बाय द सीएस, एनी क्वालिफिकेशन रिमार्क्स बाय द कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब कुछ देना पड़ेगा, और सीएस जो देगा ऑडिट रिपोर्ट देगा MR3 में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 134 सबसेक्शन 3 में इंक्लूड करके चलेगा। अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ दिस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट उसको कराना था बट नहीं कराया, इन दैट केस कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट एंड सीएस इन प्रैक्टिस, ये तीनों लोगों को ये पेनल्टी लग जाता है। कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये लोगों को पेनल्टी लग जाएगा फ्लैट 2 लाख रुपीज। अ कंपनी may pay any higher remuneration to its managerial persons or other directors in below cases। एक तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अप टू 7 years, मतलब यहाँ पे एक रिलैक्सेशन, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है फॉर पेइंग हायर रेमुनरेशन। क्या है? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अप टू 7 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिक कंपनी फॉर whom a scheme of revival, ये इंपॉर्टेंट बात है, scheme of revival has been drafted by the board of industrial and financial reconstruction up to 5 years from the scheme। Third point is a company to which a resolution plan has been approved। देखो resolution plan has been approved by NCLT under IPC 2016 up to 5 years from approval। तो ये तीन केस में जो भी कंपनी है, कंपनी को ग्रो करने देना है, उसको उसका कंपनी का अफेयर स्मूथली चल पाए, इसके लिए थोड़ा सा कंप्लायंसेस कम कर दिया गया है। तो डायरेक्टर या तो मैनेजरियल पर्सनल को थोड़ा सा ज्यादा रेमुनरेशन भी पे कर सकता है वो कंपनी। ओके, next thing is perquisites not included in managerial remuneration, any contribution to provident fund, superannuation fund, annuity fund, leave encashment at the end of tenure, gratuity payable at not more than half month salary, gratuity payable at not more than half month's salary for each completed year। मतलब ग्रेचुइटी हाफ मंथ्स तक का अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। Then children education allowance, this is applicable for resident and non-resident directors। Children education allowance कितना है? 12,000 per child per month, 12,000 per child per month, maximum 2 children। Then next thing is, ये क्या था? Children education allowance। The next thing is leave travel concession, that is LTC for किस किस के लिए? Self, फैमिली, एक तो खुद के लिए, नेक्स्ट इज फैमिली वेयर लीव टू बी स्पेंड ऑन होम कंट्री, मतलब होम कंट्री में लीव के लिए उसको ये चीज अलाउ होगा। कौन कौन सा चीज? देखो फर्स्ट पॉइंट में प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, एन्युटी फंड। नेक्स्ट पॉइंट में लीव एनकैशमेंट। सेकेंड इज ग्रेचुइटी, मतलब ग्रेचुइटी अगर हाफ मंथ सैलरी से कम है, इन दैट केस वो परक्विजिट्स में मतलब इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज मैं लिख दे रहा हूँ,
gratuity more than half month salary is included। तो ये पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹12,000 per child per month, maximum 2 children। And the last thing is leave travel concession for self or family where leave to be spent on home country। Next is maximum remuneration payable to a managerial person in two companies. A managerial person shall draw remuneration from one or both companies, provided that the total remuneration drawn from the company does not exceed the maximum higher limit admissible from any one of the companies in which he is a managerial personnel। So क्या है यहाँ पे देखो, कंपनी A है एंड कंपनी B है, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे भी मैनेजरियल पर्सन है एंड मिस्टर वाई यहाँ पे भी मैनेजरियल पर्सन है, एक साथ में दोनों कंपनी में साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, समझो रेम्यूनरेशन ए, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेट अस से रेम्यूनरेशन बी। तो ये रेम्यूनरेशन ए प्लस रेम्यूनरेशन बी दोनों मिला के शैल नॉट एक्सीड limits under section 197 either of company A or of company B। So ये टोटल सिनेरियो है यहाँ का। Okay, so guys, I have already explained each and every provision and concept of this particular chapter। ये last concept था maximum remuneration payable to managerial person in two companies। so we have covered everything। आप लोग जब notes prepare करोगे तो थोड़ा सा extra space हर एक chapter के end में रख देना, so that बाद में कुछ मेरे को कुछ additional discussion करना है आप लोगों के साथ, या तो आप लोगों के एग्जाम के पहले पहले कुछ नया आरटीपी में अमेंडमेंट आ जाए आईसीआई का, तो ये सारे चीज़ डिस्कस करने के लिए हर चैप्टर के पीछे आप लोग 2-3 पेज का ब्लैंक स्पेस छोड़ के रखो। नहीं तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद आ रहे हैं, आप लोग उसमें से कंफर्टेबल हो, तो आप लोग सीधा इसको प्रिंट भी करा सकते हो, राइट। तो गाइस इस चैप्टर में बस एक ही कॉन्सेप्ट अपने को डिस्कस करना बाकी रह गया, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बाद में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के टाइम पे ही इसको मैं करा के चलूंगा। लेटर विथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, वो टाइम पे इसको हम लोग करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं इसको पेंडिंग मार्क करा रहा हूँ। कुछ भी आप लोगों का ये चैप्टर में क्वेरी आता है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। एडिशनली वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसका भी लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम उतना भी दूर नहीं है, मेरा एक ही टारगेट है, आप लोगों का रिजल्ट आने से पहले पहले तक मैं आप लोगों का लॉ का रिवीजन कंप्लीट करा दूं। एंड जो फरवरी है, फरवरी एंड तक मेरा ये भी टारगेट है, आप लोगों का ऑडिट का भी पूरा रिवीजन कंप्लीट करा दूं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। एंड आप लोगों को अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जो भी आप लोगों को लग रहा है वो फीडबैक आप लोग फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।